दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। सवाल यही है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत अपने दोस्तों के साथ मुंबई में रहते थे, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती। लेकिन अब सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद उनके दोनों दोस्त सवालों के घेरे में हैं। सिद्धार्थ पिठानी ऐसे बयान दे रहे हैं जो कुक नीरज के बयान से मेल नहीं खा रहे। रिपोर्ट देखिए। रिया से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सीबीआई की एंट्री हुई और एक एक कर सच का सच और झूठ का झूठ होने में टाइम नहीं लग रहा। जी हां, सीबीआई के शिकंजे से नहीं बचेंगे गुनहगार। अब सीबीआई की पूछताछ में खुल जाएगी पोल। बयानों में अंतर लाएगा सच बाहर। 4 चश्मदीद, 4 कथित रखवाले। सुशांत के घर में मौजूद ये चक्रव्यूह के ऐसे किरदार हैं जो चश्मदीद हैं, जो रखवाले थे या किसी साजिश के सूत्रधार। सीबीआई की जांच से ये सवाल गहराता जा रहा है, वरना घर में मौजूद इन 4 लोगों के बयानों में अंतर क्यों? सिद्धार्थ पिठानी, जिसने कथित रूप से फोन पर ताला चाबी वाले को बुलाया और कमरा खुलवाया। नीरज, जिसने जूस पिलाया और घर में मौजूद दीपेश सावंत और केशव। इनके बयानों में अंतर क्यों आ रहा है? आज सीबीआई ने 3 चश्मदीदों से पूछताछ की, जिसमें से 2 के बयानों में भारी अंतर है। नीरज का दावा है कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत का दरवाजा नहीं खुलने पर बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि वो बहुत चिंतित था। बेमेल बयान 2। नीरज ने बताया कि चाबी वाले ने दरवाजा तोड़ा, उसके बाद भी सिद्धार्थ आराम से चाबी वाले के जाने का इंतजार करता रहा, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि वो चाबी वाले के जाने की जल्दबाजी में था। सुनिए इस पर आज तक से चाबी बनाने वाले ने क्या कहा था। हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाजा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया। बेमेल बयान 3। नीरज का दावा है कि जब दीपेश ने बताया कि सुशांत सर दरवाजा नहीं खोल रहे तो सिद्धार्थ ने सिर्फ फोन किया और एक बार दरवाजा खटखटाया, जबकि पिठानी ने दावा किया था कि उसने थोड़ी थोड़ी देर पर कई बार दरवाजा खटखटाया था। बेमेल बयान 4। सीबीआई को पूछताछ में इस बात पर बयानों में कई जगह अंतर मिला कि आखिर सुशांत के फ्लैट में कौन सबसे पहले घुसा। बेमेल बयान 5। सुशांत की बॉडी को कैसे नीचे उतारा गया, इस बात पर भी सभी के बयान अलग हैं। बेमेल बयान 6। नीरज ने बताया है कि सुशांत का चेहरा खिड़की की तरफ था, जबकि बाकियों ने बताया कि चेहरा दूसरी तरफ था। इस बेमेल बयान पर चारों का आमना सामना कराकर पूछताछ होगी। केस के बाकी तथ्यों पर सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, ये बताने से पहले जरा आपको सुना देते हैं कि यही सिद्धार्थ पिठानी और नीरज ने इससे पहले आज तक से 14 जून की वारदात के बारे में क्या कहा था। हमने सोचा ही नहीं था, मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड, सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई, तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सब ने एक बार ट्राई करा। मुंबई में सीबीआई की लगातार चौथे दिन भी जांच जारी रही। केस से जुड़े 4 चश्मदीदों से 3 दिनों से पूछताछ हो रही है। सुशांत के घर की 2 बार पड़ताल की गई और पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। अब सवाल यह है कि चश्मदीदों की गवाही और सुशांत के घर की पड़ताल से पूरा सच सामने आ जाएगा। सुशांत के घर से मिले कुछ नए सबूत भी सीबीआई की जांच को आगे ले जा रहे हैं। ये सुशांत के कमरे की तस्वीर है। ये तस्वीर सुशांत की मौत से बस कुछ देर बाद की है। इस तस्वीर में 2 खास चीजें हैं। एक पंखे से लटकता कटा हुआ हरे रंग का कुर्ता और दूसरा ये बाथरोब बेल्ट। इस बेल्ट को लेकर बहुत सारे शक और सवाल हैं और इस एक बेल्ट की वजह से सुशांत की मौत खुदकुशी से कत्ल में भी तब्दील हो जाती है। पर ऐसा क्यों?
दरअसल शुरू से ये शक जताया जा रहा है कि सुशांत की इस हरे रंग के कुर्ते से नहीं बल्कि इस बाथरूम बेल्ट से गला घोंटकर कत्ल किया गया, वरना बाथरूम की बजाय ये बेल्ट बेडरूम में क्या कर रहा है। अब सवाल है कि ये कैसे साबित होगा कि सुशांत की मौत कुर्ते से हुई या फिर बेल्ट से, तो इसका जवाब फोरेंसिक जांच में आसानी से मिल सकता है। अमूमन जब किसी के गले में कोई फंदा कसा जाता है, चाहे वो फंदा किसी भी चीज का हो, यानी कुर्ता या बेल्ट, उस फंदे का मार्क गले पर आ जाता है और गले का निशान उस फंदे से चिपक जाता है। यानी अगर सुशांत की मौत कुर्ते के फंदे से हुई है तो ना सिर्फ सुशांत के गले पर इस कुर्ते का फाइबर चिपकेगा बल्कि उस कुर्ते पर सुशांत के गले का निशान चला जाएगा। ठीक इसी तरह इस बेल्ट के साथ भी है। अगर सुशांत की मौत बेल्ट से हुई है तो इस बेल्ट पर भी निशान आएंगे और सुशांत के गले पर भी। अब सवाल यह है कि क्या मुंबई पुलिस ने कुर्ते और बेल्ट दोनों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था। मुंबई पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट में बेल्ट पर नहीं बल्कि कुर्ते पर सुशांत के गले के निशान मिले और सुशांत के गले पर इसी कुर्ते के फाइबर मिले। यानी मुंबई पुलिस के हिसाब से मौत इस कुर्ते के फंदे से हुई है। तो अगर फंदा कुर्ते से ही कसा गया तो ये बेल्ट क्यों है सुशांत के कमरे में। तो मुंबई पुलिस की दलील है कि शायद सुशांत ने पहले बाथरूम बेल्ट से खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं हो पाया तो उन्होंने कुर्ते का इस्तेमाल किया। सच क्या है कहना मुश्किल, लेकिन ये कुर्ते का फंदा खुद सुशांत ने अपने गले में डाला या किसी और ने, इसका जवाब अब सीबीआई देगी। सुशांत सुसाइड केस को लेकर सीबीआई आज रिया के परिवार को समन देने की तैयारी में है। तो इस बीच सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। आज तक को मिले दिशा के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक मौत के बाद भी दिशा का फोन एक्टिव था। दिशा की मौत 8 जून को हुई थी, जबकि दिशा के फोन से 17 जून तक कॉल हुए। सवाल उठता है कि दिशा का फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था। क्या दिशा का फोन फोरेंसिक जांच के लिए नहीं दिया गया। सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। मुंबई पुलिस की जांच की पोल भी खुल रही है और चश्मदीदों के बेमेल बयानों का सिलसिला नए नए सवाल खड़े कर रहा है। अरविंद ओझा और शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। और एक बार फिर आपको मिलाते हैं इस पूरे मामले में स्टार गवाह के तौर पर जिसे देखा जा रहा है, सुरजीत सिंह राठौर, वही शख्स जिन्होंने रिया को देखा था सुशांत की मौत के बाद उनके शव के पास मोर्चरी में। और इसीलिए सुरजीत सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। बीते दिन भी आपने आज तक पर कहा कि रिया का रिएक्शन यही था, सॉरी बाबू। लोग कह रहे हैं कि आप रिया को डिफेंड करने के लिए सामने आए हैं, वो इमोशनल थी, वो दुखी थी, ये बताने के लिए सामने आए हैं। क्या कहिएगा इस पर। जी अंजना जी, मैं किसी को यहाँ समर्थन करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ हमें ये सुशांत सिंह को न्याय। आपके कनेक्शन पर शायद किसी और का फोन आ रहा है, उसको काट दीजिए फिर अपनी बात कहिए। बोलिए। जी नहीं आ रहा किसी का फोन। हाँ। मैंने उस दिन जो देखा था वो मैंने बताया है। मैं रिया चक्रवर्ती को यहाँ समर्थन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पहले आरोपी घोषित हो चुकी है, उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, सीबीआई उसे पूछताछ भी करेगी। मैं समर्थन करने नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। हाँ। मेरा यहाँ रिया चक्रवर्ती हो चाहे कोई भी हो, किसी को समर्थन नहीं है, हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए। और जो मैंने उस दिन देखा, जो मैंने वहां जिनसे मैं मिला, पहली बार मैं रिया चक्रवर्ती साहब से मिला, कैसे हम मोर्चरी में गए, पूरा मैंने सच है, मैंने आपको बताया, सब पूरी दुनिया को मैंने बताया ये। एक बार हम आगे बढ़े उससे पहले कई सारे सवाल हैं। एक बार फिर से चाहेंगे कि आप बताएं, आप वहां पर मौजूद थे, किस हैसियत से थे, किसने आपको जानकारी दी, आप वहां पर कैसे पहुंचे, और रिया का परिवार वहां पर आया तो क्या हुआ जब रिया अंदर गई। एक बार जो कुछ आपने देखा है वो बताएं सुरजीत जी। जी अंजना जी मैं 15 जून की तारीख पे जाना चाहूंगा कि 15 तारीख को मैं वहां गया। मेरे जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, उन्होंने मुझे कहा कि आप वहां जाओगे, कि वो राजपूत था, मैं भी एक राजपूत परिवार से हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा वहां जाना। मैं वहां गया हूँ। जब मैं वहां गया, सिर्फ मीडिया और पुलिस के लोग वहां मौजूद थे। मोर्चरी में सुशांत का पार्थिव शरीर रखा गया था। मैं जब गया
मेरे जाने के बाद में वहां पे सूरज सिंह जी जो आए थे, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है ध्वनि फिल्म के, वो आए, आके उन्होंने मुझे थोड़ी देर वक्त गया, थोड़ी देर बाद मुझे कहते हैं कि यहाँ पे रिया चक्रवर्ती आना चाहती है। मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता था। रिया चक्रवर्ती यहाँ पे आना चाहती है, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों आना चाहती है, तो बोले कि रिया अंतिम दर्शन करना चाहती है सुशांत के। तो मैंने कहा जी दर्शन करना चाहती तो अभी वहां पे डेड बॉडी अभी वहीं जाएगी, जहाँ अंतिम संस्कार होना वहां पे बुला लीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि वहां पे उसको अलाउ नहीं है। तो मैंने पूछा कि अलाउ क्यों नहीं, क्यों, तो गर्लफ्रेंड है। तो उन्होंने कहा उनके परिवार की तरफ से उसको अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप बुला लीजिए। तो यहाँ पे वो आई, कुपर हॉस्पिटल में आई, हमने वहां जाके मोर्चरी के जो स्टाफ थे, वहां के जो लोग थे, सभी लोगों से हमने पूछा कि वो रिया चक्रवर्ती है, वो अंतिम दर्शन करना चाहती है सुशांत सिंह का लास्ट बार। जब उन्होंने हमें परमिशन दी, रिया चक्रवर्ती वहां आई, उनका जो स्टाफ तो अंदर लेके गया, जहाँ डीप फ्रीज के अंदर सुशांत का पार्थिव शरीर रखा गया था, वो बाहर लेके आए, जो स्टेटर बाहर लेके हमारे सामने रखा। मेरे साथ रिया चक्रवर्ती अंदर गई, जाके मैंने वो पर्दा हटाया। मुझे देखना था कि जब न्यूज में चला था कि सुशांत ने सुसाइड किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि इसने सुसाइड कैसे कर लिया, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ व्यक्ति कभी सुसाइड नहीं कर सकता। तो मैं खुद वहां जाके देखना चाहता था एक बार कि क्या मतलब सुसाइड किया कि जैसे ही वो मैंने उसके चेहरे से पर्दा हटाया तो मैं खुद भावुक हो गया। और रिया वहां खड़ी थी और रिया ने उसके चेस्ट पे हाथ रखे कहा सॉरी बाबू। तो मेरे ख्याल में आया कि पहले तो उसको अलाउ नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं ये दोषी है जो यहाँ पे आके सॉरी बोल रही है, क्योंकि इसने कुछ गलत किया है। अब वो कैसा भी गलत हो, ब्रेकअप होने की वजह से सॉरी बोला है, या उसने जो हत्यारे हैं उनका रिया से कनेक्शन है इसलिए सॉरी बोल रही है, वो उसका ऊपर है, मुझे कोई इसमें नहीं है। लेकिन उसने सॉरी बाबू जरूर वहां पे बोला था। तो मैं खुद सोच में पड़ गया था। ये बातें मैं मेरे स्टाफ को शेयर की थी। मैं बाहर आने के बाद में एक दो बार मेरे वीडियो के माध्यम से ही लोगों को मैंने कहा, मैं 15 तारीख से आज तक मैं ये कहते आ रहा हूं कि सुशांत के परिवार के साथ खड़ा हूं। मैं जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा, जैसे मैंने देखा, जो मेरी हेल्प होगी, जैसी होगी, मैं सीबीआई की ओर जरूर मैं बताऊंगा। क्यों मैं किसी को समर्थन नहीं कर रहा अंजना जी, यहाँ पे तुम उसको समर्थन कर, नहीं, मैं रिया चक्रवर्ती को समर्थन नहीं कर रहा हूँ। सुजीत जी ये बताइए कि आप किसके मैंडेट से वहां अंदर जा पाए, क्योंकि हर किसी को तो नहीं ऐसे जाकर दिखा दिया जाता है, और वो भी जब पार्थिव शरीर सुशांत सिंह राजपूत जैसे व्यक्ति का हो। क्या बताया आपको कि अस्पताल ने आपको दिखाने दिया? आप एक सेकंड सर, पूरा सवाल सुनिए। क्या आप सुशांत से पहले कभी मिले थे? ये जो बताया गया कि आप दोस्त हैं, क्या कभी, क्योंकि परिवार कह रहा है कि वो तो आपको जानते ही नहीं, सुशांत नहीं जानते थे कि आप कौन है, किसके कहने पर आपको अंदर इजाजत दी गई बॉडी देखने की? जी देखिए, ये बात सही है कि मैं उनके परिवार से कभी मिला नहीं, नीरज सिंह जी से मैं कभी नहीं मिला, ये बात सच है। लेकिन मेरी उनसे फोन पे जरूर बात हुई थी 15 तारीख को नीरज सिंह जी से। हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि उस समय वो वक्त अलग था, वो भूल गए होंगे, लेकिन उसके बाद में मेरी नीरज सिंह जी से कल ही मेरी बात हुई फोन पे। तो मैं वहां पे जब कुपर अस्पताल में गया था, मैं मोती के स्टाफ से हमने पूछा है, उन्हें परमिशन दिए जाने की कि ठीक आप जाइए, फटाक से जाइए, आप देख आइए। वो 4 से 5 मिनट का वक्त हमने अंदर गुजारा है, स्टाफ ने परमिशन दिए तब अंदर गए। अरे स्टाफ मना कर देता कि हम नहीं दिखाएंगे, आप अपना कार्ड दिखाइए, आईडी अपने स्टाफ को क्या बोला था? रिलेटिव है तो रिलेटिव। सुजीत जी आपने स्टाफ को क्या बोला था? आप कौन है, क्यों देखना चाहते हैं? स्टाफ को मैंने हमें स्टाफ को ये बोला था कि रिया चक्रवर्ती है जो सुशांत की गर्लफ्रेंड, वो जाना चाहती है। तो मैं रिया के लिए बोला, तो फिर मैं रिया को खुद अपने हाथ से पकड़ के अंदर गया था, मैं उसके साथ अंदर गया था। आप उससे पहले रिया से कभी मिले नहीं थे? नहीं। तो आपका क्या इंटरेस्ट था रिया चक्रवर्ती को आखिरी बार दर्शन कराने में? क्या इंटरेस्ट था आपका? जी ये मेरा ये था कि वो गर्लफ्रेंड है, तो उस समय समझ सकता है कि चलो ये गर्लफ्रेंड थी, आपको किसने बताया गर्लफ्रेंड थी? आपको कैसे पता चला? मैं थोड़ा सा समझा, आपको कैसे पता चला? सूरज सिंह जी जिन्होंने मुझे रिया चक्रवर्ती के बारे में बताया, उन्होंने मुझे कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड है। हाँ। और इनकी शादी भी होने वाली थी, उन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी भी होने वाली थी। हाँ। उनकी वजह से मैं रिया से मिला। न मैं पहले रिया को नहीं जानता था, ना मैं कभी रिया से
मिला, कोई भी ठीक है। मेरा से कोई कनेक्शन नहीं था रिया चक्रवर्ती। तो सूरज सिंह ने आपको कहा कि वहां जाइए और रिया चक्रवर्ती को एक बार अंतिम बार दर्शन करा दीजिए, और इसलिए आप वहां पर गए। मैं तो पहले वहीं था, हॉस्पिटल में था मैं तो। वो बाद में आए, रिया चक्रवर्ती मेरे से बाद में आई। और सूरज सिंह ने वहीं वही पर मैं आपको बैठा था, बताया, चूंकि वही वो मोची के स्टाफ के लोग थे। धोनी फिल्म से जुड़े हुए थे। सूरज सिंह ने कहा कि गर्लफ्रेंड है उनकी, इसलिए आपने दर्शन करा दिए। जब उन्होंने बताया कि परिवार वहां पर नहीं आने देना चाहता है, तो क्या आपको खटका नहीं कि परिवार से अनबन है, फिर भी मैं ले जाकर दर्शन पीछे से करा रहा हूं? देखिए, बिल्कुल मुझे खटका था। मुझे लगा था कि परिवार से भी अनुमति नहीं दे रहा, क्या है तो क्या, ऐसा क्या है। तो तब तक वो स्टाफ के लोग भी आ गए थे। उन्होंने बोला जल्दी से फटाफट जाइए, आप आज दर्शन करके जाइए और फटाफट से यहाँ निकल जाइए, क्योंकि वहाँ पुलिस के भी लोग थे, मीडिया के भी लोग थे। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया ने देख लिएगा तो हमारे ऊपर ये होगा। तो तब तक वो रिया चक्रवर्ती अंदर लेके हम 4-5 मिनट अंदर रहे थे, फिर हम आ गए थे। अगर स्टाफ मुझे मना करता, रिया को मना कर देता, किसी को भी मना कर देता, हम जोर जबरदस्ती अंदर नहीं गए थे। पर ये स्टाफ जोर जबरदस्ती नहीं की। स्टाफ डरा हुआ भी था कि मीडिया देख लेगी तो ये गलत साबित होगा। फिर भी स्टाफ पर आखिर ऐसा क्या आपका असर था कि उन्होंने आपको जाने दिया, रिया चक्रवर्ती को भी ले जाने दिया? देखिए, स्टाफ ने किसी से परमिशन ली होगी, वो जो वहाँ का स्टाफ जो वो अपने सीनियर से परमिशन ली होगी कि विदाउट परमिशन तो हमें वो अंदर जाने के लिए अनुमति उन्होंने नहीं दी। किसी से पूछा होगा उन्होंने, ऐसा तो नहीं कि जैसे मैंने बोला वो परमिशन दी, नहीं। हमें वक्त दिया गया था थोड़ा कि आप रुकिए, हम बात करते हैं। उन्होंने बात की, वहां से किसी बात की होगी, तभी हमें परमिशन मिली वहां से जाने के लिए। ठीक है, बीते दिन भी ये सवाल मैंने आपसे किया था। तो दर्शन करिए जी, बीते दिन भी मैंने सवाल किया था, लेकिन आज एक बार फिर से अगर आप बताएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने पर्दा हटाया और फिर रिया ने सुशांत को देखा और फिर सॉरी बाबू बोला। क्या इमोशंस थे, क्या समझ में आया आपको? जी जी, परिवार ने तो बड़े संगीन आरोप लगाए हैं ना रिया चक्रवर्ती पर। क्या भाव था, क्या वो इमोशनल थी, क्या वो रो रही थी, पूरा एक बार बताएं। लगाना चाहिए वो परिवार लगाए, बिल्कुल वाजिब है। परिवार को आरोप लगाना चाहिए कि उनका हक है, उनने अपने एक बेटा खोया है। देखिए, मैं जब अंदर लेके गया, रिया चक्रवर्ती इमोशनल थी, मैं पकड़ के लेके गया हूँ, वहां पे वो भावुक थी। जब उसने मैंने जैसे वो पर्दा हटाया तो उसने चेस्ट पे हाथ रखा है कि सॉरी बाबू, उसने बोला। इमोशनल थी वो, बार बार अपने भाई से मिल रही थी, गले मिल रही थी, तो भावुक थी, तभी तो मिल रही थी ना वो। लेकिन उसके बाद में तो मुझे अभी लगा कि वो बार बार ये कह रही है कि सीबीआई जांच नहीं। पहले इसने एक मेरी पोस्ट वायरल हो रही है कि सीबीआई जांच, जैसे उसने कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैंने उसी दिन एक पोस्ट किया था कि कोई लड़की ये नहीं चाहती कि उसका प्यार खत्म हो। मैंने वो जो अभी काफी वायरल हो रहा है, ट्रोलिंग कर रहे हैं, मैंने जिस दिन रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई की मांग की, तो मुझे लगा कि वास्तव में ये सुशांत को दिल से प्यार करती है, तो उसने सीबीआई की मांग उठाई है, उन्हें अमित शाह जी को टेक करके कहा। तो मुझे लगा कि वाकई में हमें न्याय मिलेगा, जब सुशांत की जो गर्लफ्रेंड थी वो भी अभी हमारे साथ खड़ी हो गई है। अच्छा, ये आपने बताया कि वो इमोशनल आपको लग रही थी क्योंकि अपने भाई को बार बार हग कर रही थी। जब उन्होंने सुशांत को देखा तो ये भी बोला, क्या वो रोती हुई भी दिखाई दी थी आपको? अंजना जी देखो, भावुक थी, इमोशनली तो रो रही होगी अंदर से। इसके आंसू तो मैंने देखे नहीं, कि दुपट्टा था, मास्क लगा, मैं आंसू नहीं देख रहा, इतना समय नहीं था। वो पल ही अलग था कि मैं ये देखने नहीं गया था कि कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है। नहीं, इमोशनल थी, तभी वो अपने भाई से बार बार मिल रही थी, खड़ी हो रही थी, कभी बैठ रही थी, फिर मैं उसको पकड़ के लेके आया हूँ, पकड़ के गया हूँ। तो कहीं ना इमोशनल तो थी, तभी तो लेके गया ना वो को। अच्छा, पकड़ने का मतलब वही होता कि इमोशनल थी तो पकड़ के लेके गया हूँ। आप करनी सेना के ही रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गए थे, आप सुशांत से कभी मिले हैं? जी नहीं, मैं सुशांत से कभी नहीं मिला। पहले पद्मावत का समय था, तो बात हुई थी। मैं करनी सेना के तौर पे, करनी सेना और फिल्म जो मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो उसके तौर पे मैं वहां पे गया हूँ। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि एक राजपूत है, मैं एक राजपूत परिवार के होने के नाते वहां पे मैं गया हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने पहले भी बताया था कि सिद्धार्थ पिठानी और बाकी जो चश्मदीद हैं वो सब तो आपके साथ थे नहीं,
लेकिन एक बार जल्दी से अब आपका इंट्रोडक्शन अपने तमाम मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशीष दीक्षित जी हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़ रहे हैं, आकाशदीप साबिर साहब जो कि डायरेक्टर है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नसीर अब्दुल्ला साहब एक्टर जुड़ रहे हैं, अर्शी खान एक्टर हमारे साथ जुड़ रही, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट, गणेश शिवारकर हमारे साथ जुड़ रहे, कोरियोग्राफर थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत करीब से काम किया इन्होंने, और अंकित आचार्य फॉर्मल पर्सनल असिस्टेंट सुशांत सिंह राजपूत के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, सबसे पहला सवाल आप ही से। आपने सुना अभी सुरजीत सिंह को, राठौर को, वो कह रहे हैं कि वहां पर बड़ी इमोशनल थी रिया, क्या समझ में आ रहा है? अब देखिए, मैं सबसे पहले मैं उनका अकाउंट में भी गया था। सबसे पहले उनका रिया के इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने चेक किया, तो जिस दिन भैया की मतलब सुशांत भैया की मतलब डेथ हुई थी तो उसी समय उनकी एक पोस्ट भी डाली थी, एक स्विमिंग पूल के साइड में एक मतलब स्टाइलिश में फोटो की तस्वीर ही है, मैंने चेक किया। तो ये बताना, अब देखिए कि उनको मालूम है कि डेथ हुआ है, ठीक है, तो डेथ होने के बाद उनको ऐसे मतलब क्या मतलब उनको मतलब एक होता है ना कि एक बाबू नर्वस हो जाना कि मेरे बॉयफ्रेंड का मतलब डेथ हो गया, ये हो गया, तो उनको पोस्ट डालने का क्या जरूरत था? मैंने चेक किया, बट ये जो फिर अभी ये देख रहे कि फिर हॉस्पिटल में जाके सॉरी बाबू बोलना, मतलब सॉरी बाबू बोलना क्या मतलब कुछ गड़बड़ी मतलब कुछ की होगी उन्होंने, कुछ मतलब हुआ होगा तो क्यों, इसीलिए सॉरी बाबू बोल रही है ना। तो ऐसा ये है कि सॉरी बाबू, देखिए सॉरी बाबू बोलने से वो 8 जून को भी बोल सकती थी जब छोड़ के गया था वो, ठीक है, वो उस समय भी बोल सकती थी, बट हॉस्पिटल में जाने के लिए क्यों? मतलब हॉस्पिटल में मतलब हॉस्पिटल में भी आप जा रहे हैं बिना विदाउट परमिशन के, आप जहाँ क्राइम सीन है कोई मिस्ट्री गर्ल भी जा रही है वहाँ, मतलब कोई मतलब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सब जगह क्राइम सीन को वो कर रहे हैं, मतलब खुलेआम, मतलब पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, क्राइम सीन में मिस्ट्री गर्ल जा रही है, रिया जा रही है, मतलब पीछे से बैकग्राउंड से पीछे से जा रही है, सॉरी बाबू बोल रही है, मतलब कोई मतलब ख्याल ही नहीं कर रहा है उनको कि क्या है। नासिर अब्दुल्ला साहब, मतलब कुछ ठीक है, नासिर अब्दुल्ला साहब आपने सुना अंकित को भी जी, जो पहले दो बातें आ रही हूँ, रवि जी रुकिए, नासिर अब्दुल्ला दो बातें मैं कहना चाहूंगा। हाँ। एक तो ये कि कोई भी यहाँ पे जो ऐसा कहता है कि वो इस टाइप के नहीं थे, मैं मानता हूँ कि नहीं होता ऐसा इंसान, लेकिन ये बात कोई नहीं एक्चुअली कह सकता कि कब इंसान अपनी जान ले ले, आत्महत्या कर ले। ये बात सिर्फ उसका जो डॉक्टर है, मानसिक डॉक्टर, वो शायद अंदाजा लगा पाए कि ऐसा हो सकता है, तो कोई भी नहीं कह सकता। आदि जो ऐसी सुसाइड होती हैं उसमें लोग हैरान हो जाते हैं, अरे हमने तो फिल्म देखने जाना था कल, हमने ये करना था, हमने वो करना था, तो अचंभित हो जाते हैं। तो कोई मतलब ये कि कन्विक्शन से कह नहीं सकता कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये जो इन्होंने सॉरी बाबू जो इन्होंने कहा वहां पे मॉर्ग में, हाँ। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मैंने जिसके भी देहांत के बारे में सुना है, और मैंने बहुत सारे देहांत जो है देखे हैं, मेरा भी होने वाला है, मेरे बारे में और कहेंगे, लेकिन सबको मैंने यही कहा, ओ आई एम सो सॉरी टू हियर इट, सो सॉरी। एक ख्याल आता है, अब 2 वजह हो सकती हैं कि उन्होंने सॉरी कहा। जरूरी नहीं है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की होगी इसलिए सॉरी कहा, ऐसे क्या माफी मांगते। खैर, मतलब मेरा यह है कि उन्होंने इसलिए भी कहा कि आई एम सॉरी कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम अपने आप को रोक ना पाए, या फिर सॉरी कि जिसने भी तुम्हारे साथ ये अगर किया, इफ इट इज अ मर्डर, तो वो भी हो सकता है। तो दोनों बातें जो हैं उनसे मैं एक्चुअली खिलाफ हूँ, जो एकदम श्योरली ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल क्लियरली कि नहीं ये हो नहीं सकता। हो सकता है, सॉरी सब कहते हैं, फीलिंग आती है। कोई आपका ये जो करीबी दोस्त हो उसका देहांत हो जाए, और खास तौर पे आपका बॉयफ्रेंड हो, तो सॉरी तो निकलता है ना कि भाई सॉरी दैट यू आर गॉन, सॉरी आप यहाँ से चले गए। रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ठीक, नासिर जी सही कह रहे हैं, हो सकता है। अर्शी खान, आपको अगर आवाज आ रही है, आपको लग रहा है वो सही कह रहे हैं, वो जो सॉरी बाबू बोला था, या फिर डॉक्टर्स का जो वो कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं? बोलिए। सबसे पहली चीज अंजना जी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिनका आपने स्टेटमेंट लिया है अभी थोड़ी देर पहले, उनकी सारी चीजें रिकॉर्डेड रखना, क्योंकि वो इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहती गंगा में हाथ धो रहा है।
बिकॉज वो ना सुशांत को मिला है, ना वो रिया को मिला है। वो अपनी तरफ से सॉरी बाबू, सॉरी शोना स्टोरी बना रहा है, तो उस चीज को रिकॉर्ड रखिएगा। और रहा सवाल जो भी सीबीआई की जांच है, उसके अंदर तो सारी चीजें निकल ही जाएंगी कि किसने क्या किया, किसके साथ क्या हरकत की है। और अगर सॉरी बाबू कहा भी है तो सॉरी बाबू रिलेशनशिप में जब वो अलग हुआ था तब क्यों नहीं कहा? जब वो डेथ हो गई उस वक्त कहने का क्या फायदा? सो आई डोंट थिंक सो कि ये जो बंदे से आपने इतनी देर तक बात की है, ये बंदा राइट है। मुझे नहीं लग रहा उसकी बात करने के तरीके से, क्योंकि उसका स्टेटमेंट हर पल चेंज होगा। राहुल ईश्वर, आपका कमेंट इस पर। जैसा एक पर्सन आई एम सॉरी कहते हैं, वो एक एक्सप्रेशन है, एक हार्टफेल्ट कंडोलेंस है। हमें उसको ओवररीड नहीं करना चाहिए। अभी सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है, हमें वेट कर देना चाहिए। अभी तक जो पब्लिक डोमेन में है उससे ये मर्डर नहीं साबित होता, इसीलिए हमें वेट करना है बिफोर हमें ये मर्डर या सुसाइड रन करने में। तो सीबीआई का अभियान चल रहा है, इसलिए हमें वेट कर देना चाहिए। किसी का भी इंसिनुएशन इन्यूएंडो से उसे डिफेम नहीं कर देना चाहिए। एक मीडिया ट्रायल की तरह नहीं इट शुडंट गो बिकम ए मीडिया ट्रायल। इन्वॉल्व तो थे ना, बट सर इन्वॉल्व तो थे, डिफेम तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि किसी का मर्डर हुआ है सर, किसी की जान गई है, तो जितने लोग साथ में थे उनको डिफेम तो किया जाएगा। जो रिलेशनशिप में थे सर उनको डिफेम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक शब्द यूज किया, विलिफिकेशन कैंपेन। सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर में इसी शब्द का प्रयोग किया कि एक विलिफिकेशन कैंपेन अभी हो रहा है, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी हो जाए ताकि एक क्लैरिटी मिल सके। इसलिए ये है या सुसाइड अभी तक हमें नहीं पता। मर्डर शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। ममता काले जी। अंजना जी, मैं अभी सबकी बातें सुन रही थी, मैंने सुरजीत जी की भी बात सुनी और मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा ट्रूली स्पीकिंग, जब मैंने उनकी ये डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन सुनी आपके माध्यम से कि वो किस हैसियत से गए थे करनी सेना के कार्यकर्ता के नाते। तो फिर मतलब मुझे कूपर हॉस्पिटल पर बहुत डाउट आता है, बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि कूपर हॉस्पिटल कैसा हॉस्पिटल है जहां पर एक कितना बड़ा स्टार है, उसकी रहस्यमयी मौत है, उसकी बॉडी वहां पर रखी हुई है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ रिया चक्रवर्ती को अंदर चले जाने देते हैं, उनके पार्थिव शरीर को देखने देते हैं। और ये भाई साहब ने ये भी बात बोली कि जब उनको पता था कि उनके परिवार नहीं चाहता कि वो इवन उनके फ्यूनरल में आए तो क्यों वो उनको अंदर लेके गए। दूसरी बात ये बोलना कि ये प्रोपेगेंडा है और ये सारी कहानियां सुनाई जा रही हैं सॉरी बाबू वाली। देखिए अगर उन्होंने ऐसा बोला है और उनको इतनी चिंता थी अंजना, तो मैं ये बोलती हूँ अगर वो उससे इतना प्यार करती थी तो उनके माता पिता से मिलने की उन्होंने पिताजी से और उनकी बहनों से मिलने की उन्होंने एक बार कोशिश क्यों नहीं करी? एक बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश क्यों नहीं करी? एक बार वो उनके घर में मिलकर क्यों नहीं आई? क्यों नहीं उस पिता से बात करी? क्यों नहीं वो पटना में चली गई? तो अगर वो इतनी कंसर्न्ड थी तो वो ये सारी चीजें करती। ये दिखाता और दर्शाता कि उनको चिंता थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद जो उन्होंने सारी चीजें करी उनकी मृत्यु के बाद कि वो मिस्टर महेश भट्ट को मेरा बूटा कैप्शन दे करके वो उनका बर्थडे विश कर रही हैं, वो सारी चीजें कर रही हैं जो इंसान बिल्कुल नॉर्मल रहता है तब करता है। जिसकी मनस्थिति खराब होती है, जो अपने किसी अजीज को खो देता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अंजना। तो ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। मैं अगेन मिस्टर राहुल ईश्वर को ये बोलूंगी कि अगेन आप लोग बात करते हो मीडिया ट्रायल की, इसकी उसकी, अगर इतनी तमाम बातें नहीं की गई होती, अगर मीडिया ने बात ना उठाई होती, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने बात नहीं उठाई होती, तो आज ये जो निर्मम हत्या है, रहस्यमयी मौत है, इसको तो आत्महत्या का जामा पहना ही दिया गया था। ठीक है, नसीर साहब एक बार हाथ उठा रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ गणेश जी इसके बाद। नसीर साहब आप काउंटर करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं काउंटर नहीं, नॉट रियली, बट एक बात और है जो मैंने एक्चुअली कही नहीं, वो ये थी कि अब जो महेश भट्ट साहब के साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई है, उसमें बड़ा साफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि महेश भट्ट साहब न्यू के उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके क्या हालात हैं, और वो इस मामले से यानी अलग नहीं थे, उनको मालूम था। और उन्होंने बल्कि ऐसा लगता है कि रिया को एक्चुअली दिलासा भी दी कि तुम आगे बढ़ो, निकलो, क्योंकि वो जानते थे वो किस मुकाम से जा रही थी। हाँ, डोंट लुक बैक, जो भी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उससे पता चल जाता है कि एक्चुअली सुशांत सिंह पे क्या बीत रही थी, और वाकई में उनके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम्स ऐसे आ गए थे अंदर उनके, या फिर डिप्रेशन आ गया था, या ऐसी चीजें हो रही थी जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। लेकिन ये रिया और महेश से मालूम हो जाएगा, और उनके जो डॉक्टर थे, रिया के जो फादर से, उनसे मालूम होगा, और एक जो हीलर थे जो ऊर्जा देते हैं, उनसे मालूम होगा। गणेश जी जो बात बोली
गणेश आ रही हूँ ममता जी अप्लाई कर रहे हैं, तो भी लोग डिप्रेशन वाला अप्लाई कर रहे हैं। उनको इसके सर्विस जो वापिस से डिप्रेशन बोल रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली इलॉजिकल सारी चीजें बोल रहे हैं। उनको खुद को ही मेंटल कोई इशू होगा शायद, जो अभी डिप्रेशन वाला थ्योरी बोल रहे हैं। दूसरा, मैं नासिर अब्दुल्ला साहब, आपका वो प्रॉब्लम ना, महेश भट्ट का नाम महेश भट्ट नहीं है, महेश भट्ट का नाम अशरफ भट्ट है। जो आदमी नाम गलत यूज करता है, सच नाम लेके सामने नहीं आता, उसकी बात का क्या भरोसा करोगे? उसका नाम अशरफ भट्ट है, महेश भट्ट नाम भी नहीं है उसका। और एक मिनट, जो मीडिया ट्रायल बोल रहे हैं ना, मीडिया ट्रायल नहीं है। आज मीडिया की वजह से ही और पब्लिक जनता का सपोर्ट की वजह से ही ये केस आगे आया है। आप लोगों ने तो इसको बंद कर दिया था, आप लोग आज भी उसको मीडिया ट्रायल बोल रहे हो। मीडिया कितना सपोर्ट कर रही है इस केस को, देश की जनता को सपोर्ट कर रही है, उनके घर वालों को सपोर्ट कर रही है, और आप फिर भी आप अपोजिट में आके इलॉजिकल बात करते हो। जो हो सकता है, मैं कह रहा हूं, हो सकता है। आप एक बार भी सुशांत की, आपने एक बार भी शक्ल भी देखी सुशांत की शक्ल तक नहीं देखी आप, क्योंकि आप लोगों से मिलता ही नहीं था, आप जैसे लोगों से। वो महेश भट्ट की स्क्रिप्ट उसने रिजेक्ट कर दी थी, क्या कुछ नहीं किया है। उसका नाम अशरफ भट्ट है। नेक्स्ट टाइम अशरफ भट्ट बोलिए उसको, महेश भट्ट न बोलिए। नाम से क्या होता है भैया? करते हो नाम से क्या होता है भैया? नाम पे क्यों उसका इल्जाम लगा रहे हो? जो भी कुछ हुआ है नाम से क्या होता है? नाम से क्या होता है? मुझे क्या पता उसका दूसरा नाम क्या है? मैं निकालूंगा। चलो वो बाद में बात करेंगे, पुरानी स्टोरी बाद में बात करेंगे। वो दूसरी कहानी, अरे भैया वो दूसरी कहानी है, वो दूसरी कहानी है। नाम में क्या है? ठीक है, गणेश जी कुछ बोल रहे सुन लेते हैं। अंकित मेरे साथी है। अंकित ने मुझे कल बताया कि सुशांत भैया ने उसको बताया था, सुशांत ने उसको बताया था कि सड़क 2 रिया नाम की लड़की ने मुझे अप्रोच किया है महेश भट्ट के साथ फिल्म बनाने को। यह अंकित ने मुझे बताया। और उसके बाद रिया उसकी जिंदगी में तब नहीं थी। ये प्लानिंग थी महेश भट्ट की, कि क्योंकि महेश भट्ट जैसे आदमी के साथ तो काम ही नहीं करना चाहता था, वो तो बहुत हाई लेवल प्रोफाइल के साथ कर रहा था। तो उसने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी, और फिर रिया उसकी लाइफ में, क्योंकि रिया को इतनी बड़ी फिल्म देगा कौन? महेश भट्ट भी रिया को फिल्म दे रहा था, इसको हीरोइन ले रहा था, क्योंकि सुशांत आ सकता था उसकी वजह से। ये प्लानिंग थी, लेकिन महेश भट्ट को मना कर दिया सुशांत ने। उसके बाद उन्होंने ट्राई किया कि चलो पैसे ही ले लो, और पैसे लेके ये इलीगल दवा देना, ये करना वो करना, सारी प्लानिंग थी। जैसे पैसे खत्म हो गए, उसको छोड़ के चलेगी, नंबर ब्लॉक कर दिया, वाह। और लास्ट में आके अगर आप कुकुर हॉस्पिटल में एक बार मिल लिए हो, तो उधर जाके सोरल में जाने की जरूरत क्या थी? फिर एक बार देख लिया ना सुशांत को, वहां पे भी जा रहे हो, 10 मिनट अंदर क्या कर रहे थे, और ऊपर जाके सॉरी बाबू बोल रहे हो। अभी इतने सारे गवाह करने के बाद, इतने सारे चीजें बोलने के बाद भी आप सॉरी बाबू का मतलब कुछ और निकाल सकते हो? कितनी इलॉजिकल बात है ये। थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, दिमाग यूज करके थोड़ा सा। अंकित आचार्य, जो गणेश बता रहे हैं। यस मैडम, जब मैं सुशांत भाई के साथ जब मैं सुशांत भाई के साथ था, तो फिर ये दिल बेचारे के ही टाइम था। तो उस समय उनकी शर्तों का मतलब कोई स्क्रिप्ट भेजे थे, मुझे तो मालूम नहीं, बट ये पढ़ के ही बोल दिए कि मुझे नहीं करना है, सीधा बोल दिए थे। तो ये बात है कि हमको ये लगा कि अब ये, क्योंकि इनसे मिली हुई है, क्या नाम है, रिया और महेश भट्ट, तो उनको मतलब लीड रोल में चाहिए उसको, रिया को। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि महेश भट्ट की फिल्म है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो महेश भट्ट का क्या प्लानिंग हुआ, चलो एक बार रिया को भेजते उनके उधर, तो उनको मना लेगी, और मनाने के बाद उनको मतलब लीड रोल दोनों में मिल जाएगा। तो यही हमको लग रहा है ये कनेक्शन। अच्छा। उनको कैसे मालूम कि नहीं, और उनको कैसे मालूम कि मतलब सुशांत भैया आत्महत्या करने वाले हैं? उनको कैसे मालूम? महेश भट्ट को कैसे मालूम कि आत्महत्या करने वाले हैं? तो इसका मतलब वो भी इन्वॉल्व है। नासिर साहब, नाम बराबर महेश भट्ट को कैसे मालूम? मतलब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मतलब देहांत की बात थी, ये एक्चुअली किसी के दिमाग में नहीं आई होगी। बात इतनी बिगड़ गई थी कि अलग होना ही सही था। जो ऐसा सोच रहा था, वो जो भी महेश भट्ट साहब अपना सोच रहे थे, ये सब उनसे जब पूछताछ होगी, तो सारी जो बातें हैं खुल जाएंगी। क्योंकि ये जो इनके जो मैसेजेस हैं, इससे अंदाजा होता है कि महेश जी को सब कुछ मालूम था क्या हो रहा है, और रिया उनसे एडवाइस ले रही थी, उनसे मशवरा ले रही थी, और आगे जाके उनका प्लान बन गया था कि वो उसको गाइडेंस दे रहे हैं। वो फिल्म तो नहीं करेगा सुशांत, पैसे ही ले लो, अब पैसे खत्म हो गए, यही मशवरा था उसका। पैसे खत्म हो गए, तो क्या जाओ, मुझे नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता। छोड़ दे उसको। आज उनको क्यों चली गई, ब्लॉक क्यों कर लिया उन्होंने, क्यों कर लिया? और सॉरी बाबू वहां जाके बोलना था उनको,
कि ऐसा सॉरी बाबू, वो मतलब फैमिली मना कर रहा है उनको, फिर तब भी जा रहे हो सॉरी बाबू बोलने के लिए, क्यों उस समय नहीं बोल सकती थी सॉरी बाबू नहीं बोल सकती थी? आप ही बताइए। एक मिनट, अभी 34 मिनट के बाद मुझे अंकित तो गणेश पूछ रहे हैं। हाँ। मेहरबानी करके मुझे 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। बोलिए। ये जो सज्जन सुरजीत राठौड़ आए थे, उनका पूरा का पूरा बयान फर्जी है, उसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। ना वो रिया को अंदर लेके गए, ना कोई सॉरी बाबू हुआ, लेकिन वीडियो और ना वो उसको वापस लेके आए। वीडियो में कहीं ये नहीं दिखाई देता कि वो अंदर लेकर के गए। मीडिया के जाने का है और बाहर आने का है। वो अंदर 45 मिनट रही, ये कौन स्टॉप पहुंच वहां पे चला रहा था, इनकी क्या रिश्तेदारी थी, वो कौन सी करणी सेना ने बोला, ना ये उसके परिवार को जानते थे, ना ये सुशांत को जानते थे। ये पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड और प्लांटेड स्टोरी है, इसमें कोई दम नहीं है। और जहां तक सवाल सीबीआई का है, सीबीआई ने अभी तक रिया चक्रवर्ती को सम्मन नहीं किया है, जबकि रिया ने खुद बोला है कि अगर वो सम्मन करेंगे तो मैं फौरन उनके सामने हाजिर होंगी आके। वो आएगी, उसका पूरा परिवार आएगा। उन्होंने ईडी के साथ 15 दिन तक अपनी इंक्वायरी करवाई है। और सीबीआई, मेरा पॉइंट ये है कि बिला वजह किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। जब तक कुछ साबित नहीं होता तब तक वो व्यक्ति केवल आरोपी रहता है। सुनिए, कोई अभियुक्त नहीं बन जाएगा। आपके इमोशन से कोई अभियुक्त नहीं बन जाएगा। सबूत क्या है? सबूत है, बहुत सारे सबूत है, अकाउंट, बैंक डिटेल, अकाउंट। एक बात बताइए अंजना जी, ये टॉपिक किसी ने क्या हुआ अकाउंट में? आप साबित करिए ना, अकाउंट से पैसे निकाले उन्होंने। आप दिखाइए कि सुशांत के अकाउंट से पैसे रिया के अकाउंट में गए, दिखाया आपने कहीं पे? नहीं दिखाया आपने क्या? हाँ गणेश जी आपने बोल दिया 15 करोड़ रुपए ले लिए। 15 करोड़। ठीक है रवि जी, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली सर, कह ली। अब जवाब सुनिए। हाँ, 3 फ्लैट है रिया के नाम से, उसकी इनकम थी 15 से 20 लाख रुपए साल का। अगर 3 फ्लैट, मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग मुंबई को जानते हैं, पेपर जमा किए भाई ईडी के पास। थार में फ्लैट लेना, अरे पेपर जमा किए भाई ईडी के पास में, देख लो जाके आप। 70 लाख होगी, लेकिन 5-6 करोड़ के नीचे नहीं आती। जुहू में फ्लैट लेना 5-6 करोड़ के नीचे नहीं आता। वाकी वाला होगा 1 करोड़ का, 10-12 करोड़ तो यही दिख रहे हैं। आपने कागज पे नहीं लिखे होंगे, कागज पे लिख दिया आपने 70 लाख, लेकिन मुझे बताओ ना 70 लाख कर रहे हैं, आपकी बात में कोई सच्चाई नहीं है, आप केवल बकवास कर रहे हैं। आपकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, ये जो बयानों की जलेबी बना रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी और ये नीरज सिंह, सब अलग अलग बातें कह रहे हैं जो सीबीआई बता रही है। आकाशदीप जी, ये सवाल तो बहुत पहले दफन हो जाते हैं, जिसको बार बार आप लोग मीडिया ट्रायल जब स्क्रूटिनी। मिस्टर श्रीवास्तव, ठीक है आकाशदीप जी, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं जिसमें सीबीआई ने ही ये कहा है, जानकारी दी है, सूत्रों से ही जानकारी सामने आती है। उन्होंने बताया कि अलग अलग बयान दे रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी कह रहे हैं कि मैं तो बार बार जाकर नॉक कर रहा था, नीरज सिंह कह रहे हैं सिर्फ एक बार नॉक किया था, फोन जरूर किया था। ये बताता है ना कि अर्जेंसी थी या नहीं थी। चाबी वाला आज तक पर आया, वो बता रहा है कि कोई अर्जेंसी नहीं थी, दरवाजा खोला तो पहले मुझे निकाल रहे हैं। अगर कोई कुछ घंटों से दरवाजे में बंद है, फोन नहीं उठा रहा, आप ताला तोड़वा रहे हैं, आपको अर्जेंसी नहीं रहेगी देखने की? कम से कम आप उसको हटा के जल्दी अंदर तो देखिएगा कि ही नीड्स हेल्प, उसको सहायता चाहिए, मदद चाहिए। अंजना, ये बातों पे गौर करना ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी जो डिबेट पे बाकी स्पीकर्स बोल रहे थे, स्पेशली गणेश, मैं भट्ट साहब की उनकी एनालिसिस से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और ना ही मैं इस बात से सहमत हूँ कि उसने बॉडी देखकर सॉरी बेबी क्यों कहा। दैट कुड बी जस्ट अ नॉर्मल एक्सप्रेशन, उस पर ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। उससे बड़ा मुद्दा है कि कूपर में ये मेला कैसे लगा हुआ था, कोई भी जा सकता है, जबकि सुशांत के पेरेंट्स को साफ कह दिया गया था जब वो अराइव हुए कि आप कूपर ना आए, आप डायरेक्टली घर जाएं, और घर के बाद शमशान आए। उनको खुद को नहीं आने दिया जा रहा कूपर, और कोई और शख्स जो राजस्थान से आया है वो रिया के लिए परमिशन लेके अंदर जाता है और उसे अलाउड किया जाता है। तो ये बातें ज्यादा जरूरी है। भट्ट साहब का असली नाम क्या है क्या नहीं है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग मुद्दा टू टेक अप हियर। और बाकी मैं आपको और एक बात कहता हूँ, अरे सर मेरे हिसाब से रॉन्ग है यार, मेरे हिसाब से रॉन्ग है यार, मैं आपकी बात से नहीं सहमत हूँ। क्या कोई जरूरी है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ? देश की जनता तो आप भी अगर बोलते हैं तो क्या मुझे बोलने दीजिए ना। आपने ठेका थोड़ी ले रखा है डिबेट में। अंजना, कैन आई स्पीक? क्या इस डिबेट में हमको तभी आना चाहिए जब हम गणेश की बात से सहमत हो? क्या ये तरीका? नहीं, आप सहमत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सहमत ना हुई, अरे बहुत अच्छी बात है कि फर्क नहीं पड़ता, तो चुप रही है ना। ठीक है आकाशदीप जी बोल ले, फिर आप जब आपसे मैं जवाब लूंगी गणेश जी।
मैं जवाब लूंगी। जब मैं बोलना खत्म कर दूंगा आपको टाइम मिलेगा। आप जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत रहे, जिस तरह मैं आपकी बात से कॉन्वर्सेशन भी है ना आकाशदीप जी, जिसमें महेश भट्ट को पूरी जानकारी थी कि क्या हो रहा है। 8 जून के बाद वो कह रहे थे डोंट लुक बैक, वो गाइड कर रहे थे। जी अंजना जी, स्क्रिप्ट अप्लाई होती है रिया के थ्रू, रिया को हीरोइन दिया जाता है, वो स्क्रिप्ट रिजेक्ट करते हैं। ये पैसे का मामला होता है, फिर ये आदमी अशरफ भट्ट उसको बोलता है निकल जाओ। क्या है ये पूरा का पूरा मसला? क्या है ये आप बता रहे ना, क्या है ये बोलने तो आकाशदीप जी। ठीक है, जवाब दे रहे हैं गणेश जी, प्लीज सुन लीजिए। अंजना, जो व्हाट्सएप चैट से मैंने भी पढ़े, 2000 स्टेप्स में देखिए, अभी अगर रिया भट्ट साहब को अपना गुरु मानती है, मेंटोर मानती है, आकाशदीप जी आप तो वकील है सर, अब नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, अच्छा आप फिल्म के डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनिए। नहीं पर आकाशदीप जी आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं ना, क्योंकि आप अगर बिना फैक्ट्स की बात कीजिएगा, रिया ने पता है कोर्ट में क्या कहा है आकाशदीप जी, रिया ने कोर्ट में कहा है कि मुझे सुशांत ने कहा था घर से जाने को। अगर वो महेश भट्ट जी गाइड कर रहे थे, आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा फ्लॉ है? नहीं कहा, बिल्कुल अंजना यही पॉइंट है, ये करेक्ट है, और यही बात मैं तब से बोलने की कोशिश कर रही थी कि अगर क्या रिश्ता था गुरु शिष्य अलग चीज है। उससे साफ पता चलता है कि महेश भट्ट जी उसको कॉन्स्टेंटली ड्राइव कर रहे थे वो घर छोड़ने के लिए, और रिया जो है उनसे बात कर रही थी, और फाइनली उसने महेश भट्ट जी की बात, मिस्टर महेश भट्ट की बात सुन के छोड़ा। तो महेश भट्ट ने पूरी प्लॉटिंग करी है, उसके तहत ही रिया ने वो घर छोड़ा। अगर ये सच था, रिया इतनी सच्ची थी, तो उसने डे वन से ये बात क्यों नहीं बोली? उसने कोर्ट में ये बात क्यों नहीं बोली? सच क्यों नहीं बोला? मैं आपको बता, अरे सुन लिया, जवाब तो सवाल करते जाएंगे और जवाब तो खुद ही देंगे। समान मेरे प्यारे बुड्ढे ने, जिनका नाम महेश भट्ट जी है, उन्होंने मुझे उनका सुशांत का घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और उनके सहारे से मैं सुशांत को छोड़ करके निकल गई। आप सवाल भी कीजिए, जवाब सवाल मुझ पे उठा, सवाल आप। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, और उसके आगे एक बहुत बड़ा सवाल, और इसी सवाल में उलझा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।